बात तब की है जब मुगलों के पांव उत्तर भारत से उखड़ गए थे और ये काम किसी और ने नहीं, अफगान सेनापति शेर शाह सूरी ने किया। एक योद्धा के साथ साथ शेर शाह सूरी आला दर्जे का प्रशासक भी था और यूपी के मऊ की बात जब भी आती है तो शेर शाह का नाम भी आता है। विकास की कहानी शेर शाह के काल से शुरू होती है जब उसने यहां कई आर्थिक विकास किए। यहां सैन्य छावनी बनाई गई, शाही मस्जिद का निर्माण कराने के लिए बड़ी संख्या में कारीगर और सैनिक बसाए गए। आजादी की लड़ाई के दौरान भी ये जगह क्रांतिकारियों के लिए अहम थी। लेकिन समय बदला, वक्त बदला और मऊ के नाम के साथ कुछ ऐसे नाम जुड़े जिन्होंने इसकी पहचान बदली। मुख्तार अंसारी, मऊ के विधायक और यूपी में आपराधिक छवि का एक जाना माना चेहरा। राजनीति यहां दबंग गई के इर्द गिर्द घूमने लगी और मऊ में जहां बुनकर, किसान और गरीब जनता के मुद्दे होने थे, वहां राजनीतिक जोड़ तोड़ के मुद्दे बन गए। सरकारें आती जाती रहीं, मऊ को अपने दिन के आने का इंतजार आज भी है। ईटीवी की टीम जब मऊ पहुंची तो यहाँ की जनता के मन में कई सवाल दिखे। ये सवाल विकास के हैं, ये सवाल रोजगार के हैं, ये सवाल किसानों के हैं, ये सवाल बुनकरों के हैं। तो आज जनता के मन को टटोलने हम पहुंचे हैं मऊ में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, ईटीवी के खास चुनावी कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। चुनाव की चर्चा करते हुए आज हम पहुंचे हैं जनपद मऊ में। यहाँ पे तमाम पार्टी के नेता मौजूद हैं, जनता जनार्दन भी मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे क्या है मऊ में मुद्दा जो विधानसभा चुनाव में हावी रहेगा। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। यहाँ पे 4 प्रमुख पार्टियों के नेता हैं। सबसे पहले हैं सुजीत सिंह जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। उनके बगल में है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अवनीश सिंह जी, अपनी तरफ से पार्टी की बात रखेंगे। उनके बगल में है बसपा से राजेंद्र कुमार जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। उनके बगल में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरत जी हैं। भरत जी को भैया के नाम से मऊ में जाना जाता है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर जनता जनार्दन के पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के पास क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आएगी, एक एक पार्टी के नेताओं से हम बात करेंगे क्या उनका मुद्दा है। आप बताएं, आपकी तो सरकार है, इस चुनाव में अगला जो चुनाव होने वाला है क्या मुद्दा होगा सपा का? हमारी पार्टी का बस एक ही मुद्दा है, विकास का। जो विगत 5 सालों में हमने विकास करके, ऐतिहासिक विकास करके दिखाया है, यही हमारा एकमात्र मुद्दा है। आज प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल रहा है। चाहे वो लोहिया आवास का मामला हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग पेंशन का मामला हो, हमारी पार्टी ने हर तरफ हर वर्ग के लिए विकास किया है। जहाँ पिछली सरकारों में 8 घंटे लाइट मिलती थी, हमारी सरकार ने 14 घंटे और भविष्य में अक्टूबर से हम 20 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति करने जा रहे हैं। और विकास के मामले जो पिछले सरकारों में रोडें लबालब पानी से भरी होती थी, आज उसमें सर्राटे से गाड़ियां चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता चौमुखी विकास के लिए तत्पर है कि हमारी पार्टी को पुनः 2017 में जिता के विधानसभा में भेजेगी। और अखिलेश, यानी आपको लगता है कि जो आपने काम किया आपकी सरकार ने वही मुद्दा होगा? कांग्रेस के पास क्या मुद्दा होगा चुनाव में? 27 साल बाद उसको मौका मिला। हमारा मुद्दा होगा निर्माण और विकास। और कल्पनाथ राय जी ने जो काम शुरू किया, जो काम रह गया बाकी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, सभी कामों को पूरा करेगी। और मऊ जो है पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश सबसे विकसित जिला बनेगा, ऐसा कांग्रेस लोगों का मानना है। राजेंद्र जी आप बताएं, बसपा के पास क्या मुद्दा है मऊ को लेकर? मऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा एक ही मुद्दा है, कानून व्यवस्था। क्योंकि आज के परिवेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, अमन चैन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके पहले हर आदमी को अमन चैन कायम, प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम करेंगे। हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा रोजी रोजगार, दीन ईमान सब कुछ सुरक्षित रहेगा। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। चलिए, ये तमाम जो 3 पार्टी के नेता थे वो लोग बोल रहे थे। और अब की बार भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की। तो भरत जी ये बताइए, अब की बार भाजपा सरकार क्यों? अब की बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में इसलिए कि मऊ सहित पूरे प्रदेश में पूर्ववर्ती दोनों सरकारें आई और गईं
और जनता को छलती रहें। पूरा प्रदेश भय भूख भ्रष्टाचार के आगोश में चल रहा है। मऊ जनपद में विकास कोसों दूर है। जिस विधानसभा पर मैं काम करता हूं, मधुबन विधानसभा 353 सहित पूरे जनपद में कहीं सड़कें जर्जर रूप में तब्दील हैं, कहीं सड़कें चलने योग्य नहीं हैं और पूरे हाहाकार मचा हुआ है भ्रष्टाचार का। किसी भी विभाग में आप जाओ, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं धरातल पर आनी चाहिए, यह इनकी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जा रही है। हम विकास को लेकर आएंगे, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है। हम पूरे समाज को साथ अपने लेकर के उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन और गुंडा राज को समाप्त करने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबका साथ और सबका विकास की बात करेंगे। सबका मतलब जनता, जनता की भलाई की बात सभी लोग करते हैं। अब चलते हैं एक बार जनता के पास। तमाम जो पार्टी है उनके नेता लोग तो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब जनता जनार्दन से हम बात करते हैं कि जनता होने के नाते क्या लगता है, किसी पार्टी के नहीं, जनता होने के नाते आपका क्या मुद्दा? जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोड मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जी, ये तो मिलना चाहिए। बताइए, चारों नेताओं ने अभी जो बातें कही, जो वादे किए, जो दावे इनके हैं, वो कितने सच हैं? कई चुनाव आपने देखे होंगे। वादा वही करते हैं जो झूठे होते हैं और बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं। वादे में दम नहीं है, सिर्फ वादे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी दफ्तर में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। जनता त्राह त्राह कर रही है, लोग जो है खून के आंसू रो रहे हैं। किसान नहरों में पानी नहीं है, सड़कें टूट करके गड्ढे में बिजली है। विकासपुर कल्पनात्रा के गांव में जो सेमरी है, जहां से विकास की अलख जगती थी पूर्वांचल में, उस गांव में सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है। आने जाने लायक नहीं, कोई जाकर देख सकता है। ये हमारे मऊ का हाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी उम्र देख के लगता है आपने बहुत लोगों को वोट दिए होंगे। हाँ, वोट तो हम दिए हैं बहुत लोगों को। क्या लगता है अगली बार किस आधार पर वोट देंगे? लेकिन हम इस बार भी हम सपा को वोट देंगे और हम सपा के सिपाही हैं। और सपा के सरकार में जो हमको सुख सुविधा मिली वो किसी के राज्य में और किसी के सरकार में हमको। चलिए, बहुत अच्छी बात। और लोगों से बात करेंगे। जी, आप बताएं, जनता बनकर बताएं कि जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, कितना दम है? कानून व्यवस्था पे जो बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था मनोज राज ठीक करेंगे, उनका बैकग्राउंड पता करिए। अखंड प्रताप सिंह ठीक करेंगे, उनका बैकग्राउंड पता करिए। विनीत सिंह ठीक करेंगे, उनका बैकग्राउंड पता करिए। ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, पूरा प्रदेश में चल रहा है। गाली गलौज से कानून व्यवस्था ठीक होगी? जहां उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में। देख, चलिए एक मिनट, भाजपा की तरफ एक बड़ा प्रहार है। जी रज जी, बताएं कौन कानून व्यवस्था ठीक करेगा? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। इन लोगों ने जनता में जज्बाती नारा देकर के एक दूसरे को ठीक करने का समय समय पर नारा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार और गुंडा राज में तब्दील हो गया है। और इसका जवाब 2017 के चुनाव में जनता देने को तैयार है। दोनों पार्टियों को हम 265 प्लस जीत करके इनको बताएंगे। जनता इनके गुंडा राज से, इनके भ्रष्टाचार से आजिज हो गई है। पूरा प्रदेश, मऊ जनपद खासकर से कानून व्यवस्था के सवाल पर इतना फिसला हुआ है कि अभी घूरा गुप्ता की यहाँ हत्या हुई रंगदारी के लिए, अभी यहाँ विनोद सेठ की चिड़िया कोर्ट में हत्या हुई रंगदारी के लिए, मेरे विधानसभा में वो कमलेश वर्मा हत्याकांड हुआ रंगदारी के लिए, नीरज वर्मा के ऊपर गोली चली रंगदारी के लिए, महेंद्र वर्मा की दुकान में बाप रे, इतना हत्या हत्या हत्या, कितना हत्या हो रहा है आपके राज्य में? बीजेपी की तो बातें सुनिए आप। जो हाल इनका दिल्ली में हुआ है, जो बिहार में हुआ है, उससे खराब उत्तर प्रदेश में होगा। ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की, इनके मंत्री दाऊद इब्राहिम से बात कर रहे हैं और ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की। देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में इन्होंने डाल दी है और आप सुरक्षा की बात करते हैं। आतंकवादियों से यहाँ तक कि जो मोस्ट वांटेड अपराधी है दाऊद इब्राहिम, इनके मंत्री हॉटलाइन पे बात कर रहे हैं। बताइए कौन सी सुरक्षा ये? और चलिए, ये हम आप सभी लोगों से कोशिश करेंगे मऊ के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को उठाएं। जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है जो तमाम दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? अभी हमारे सुजीत भाई साहब ने कानून व्यवस्था पे बात करी। एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कानून व्यवस्था पे कि 4 सालों में, विगत 4 सालों में 1100 पुलिसकर्मियों पे हमले हुए, जिसमें एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं। जब जो हमारे रखवाले हैं, जो पब्लिक के रखवाले हैं, उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। इस सरकार में कानून व्यवस्था कहाँ खड़ी है, आप स्वयं उसका निर्णय ले सकते। रहा सवाल मुद्दों का, पब्लिक को 3 चीज़ चाहिए होती है। नंबर 1 बिजली, नंबर 1 2 सड़क। बिजली नहीं मिल रही क्या? अभी तो सुजीत जी ने दावा किया। बता रहा हूँ, सुजीत जी भाई साहब की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी 8 घंटे बिजली मिल रही है। 8 घंटे मिल रही है। उनका एक स्टेटमेंट था कि अक्टूबर से 24 घंटे मिलेगी।
भाई अभी से दो ना, अक्टूबर से क्यों दे रहे हो? क्योंकि सर पे चुनाव आ जाएगा, सर पे चुनाव आ जाएगा तब 24 घंटे दोगे, क्योंकि उसको भुनाना है हमको। देना तो आज दो ना भाई। दूसरी चीज शिक्षा की, शिक्षा कहाँ खड़ी है, किस तरह खड़ी है, आप मीडिया वाले हैं, आपसे हम नहीं कुछ कर सकते, आप स्वयं। नहीं, जनता, आपकी बात जनता सुन रही, जनता से कहिए। तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य सड़क का। सड़क चाहे विधानसभा मधुबन ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, मोहम्मदाबाद ले लीजिए, कहीं की भी सड़कें आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिस पे आप विधिवत चल सकें। ये बुनकर बहुल एरिया है। अभी तक बड़े अफसोस की बात है, न तो किसी नेता ने बुनकर की बात उठाई, न तो किसी जनता ने ही बुनकर की बात उठाई। क्या हम जानना चाहेंगे, क्या बुनकरी यहाँ से खत्म हो चुकी है? क्या आखिर बुनकरों के मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे? 27 साल में जो बिजली मिलती थी, आज वो बिजली का हाल बुरा है। कोई फीडर शहर का ऐसा नहीं है कि 20 घंटा का आदेश है, इसमें कोई दो राय शासनादेश जाके निकलवा के देख लीजिए, 12 से 14 घंटा एवरेज मिल रही है। पूरे रिकॉर्डेड में बात कर रहा हूँ। बुनकरों का हाल ये है कि उनके पास मार्केट नहीं है। 27 साल पहले कांग्रेस के शासन में हैंडलूम कारपोरेशन हुआ करता था, यूपिका हुआ करता था, उपभोक्ता हुआ करता था। डायरेक्ट बुनकरों से माल खरीद के उनको रॉ मटेरियल दे के और बुनकरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया गया था। लेकिन इस 27 साल के बीच में लगातार बुनकरों की उपेक्षा होती रही। हैंडलूम से पावरलूम आ गया, बल्कि पावरलूम भी नहीं, ये जुगाड़ लूम है, और बिजली से चलता रहा। बिजली के लिए आंदोलन हुआ, फिक्स रेट के लिए, पासबुक के लिए। आप ये बताइए, तमाम बातें कर रहे हैं, क्या ये चारों जो नेता हैं आपके, वो जानते नहीं क्या इन मुद्दों को? सारे लोग मुद्दे जानते हैं, लेकिन बुनकरों का सिर्फ वोट चाहिए। एक मिनट, हम आपको रोकेंगे। हम फिर से आएंगे, सभी लोगों से सिर्फ एक एक सवाल पूछेंगे कि तमाम बातें आपने कही, आपके मुंह से अभी तक बुनकर का नाम। यहाँ पे तमाम बुनकरों को आपको हम बता दें कि हमारी सरकार ने इनको बिजली सबसे सस्ते दर पे 72 रुपए के दर पे बिजली देने का काम किया है। किसी भी सरकारें ने, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सस्ती बुनकरों को कभी नहीं दी है। और जो पिछली सरकारें 8 घंटा पूरे बुनकर बहुल इलाका है, बुनकर भूखमरी के कगार पे आ गए थे, लेकिन हमारे वो तो कह रहे हैं अभी वही हालत है। 14 घंटे अनरप्टेड किसी चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, बिजली से ही बुनकरों का पेट नहीं भरेगा। सुजीत जी, तमाम और भी आते हैं, प्रोडक्शन के बाद माल बिकना भी चाहिए। जी आप बताएं, बुनकरों की बात आपने भी नहीं उठाई। बुनकरों के संबंध में कांग्रेस ने 2012 के चुनाव के पहले 37,000 करोड़ रुपए माफ किए, 37 करोड़ रुपए माफ किए। और जो छोटे छोटे किसान, जो छोटे छोटे बुनकर बेचारे थे, जो गाँव में काम करते हैं, उनका जो है कर्जा इतना हो गया था कि बदहाल थे, देने की स्थिति नहीं थी। लेकिन माफ कीजिएगा, आज आपने बुनकरों का मुद्दा कोई नहीं उठाया। जी आपने भी बुनकरों का कोई मुद्दा अपनी तरफ से नहीं उठाया। जी हाँ, मैंने इसलिए कि आज कोई प्रदेश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, चाहे उस दुकानदार हो, कारोबारी हो, व्यापारी हो, चाहे हमारा बुनकर वर्ग हो, चाहे दीन ईमान से जुड़ा हुआ किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो। इसलिए जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं हो रही। बुनकर भाइयों की बात, बिजली की बात हमारी हुकूमत ने शुरू किया, बीच की सरकारों ने, चाहे सरकार बीजेपी की रही, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की रही, उन्होंने जो विद्युत उत्पादन केंद्र थे उनको इन सरकारों ने बेचने का काम किया। भरत जी, अब आपसे बात करेंगे। बगल में ही बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है, वहां बुनकरों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। क्या वहां से यहाँ कुछ आ नहीं रहा है? क्या ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है, और जो आपने कहा कि बुनकर बेहाल क्यों, सबके पीछे प्रश्न का उत्तर एक ही है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का लगातार शासन करना, बुनकर ही नहीं, बुनकर के साथ साथ किसान, दुकानदार, छात्र, नौजवान सब बेहाल हैं। यहाँ जो सुजीत जी बोल रहे थे, हम 14 घंटा बिजली दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और 20 घंटा बिजली की बात कर रहे थे बुनकरों के लिए मऊ शहर में या घोसी में। इनके टीवी पर ये बात कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग देखेंगे, इनके बात में कोई दम नहीं है। ये 14 घंटा बिजली का शेड्यूल तय किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बिजली 6 से 7 घंटा 8 घंटा में तब्दील है। पूरे इनके तार जर्जर हैं, इनके पावर हाउस की मशीनों 15-15 दिन से जरी हुई हैं, और यहाँ बुनकर समाज के लोग बैठे हैं। अगर एक आदमी इस बात को बताए कि हमको बिजली 20 घंटा मिलती है, कहीं 8 से 10 घंटा से बिजली। चलिए ठीक है, तमाम लोग बातें कर रहे हैं। जी आप बताएं, यहाँ के अन्य सामाजिक मुद्दे क्या हैं? असली सामाजिक मुद्दे यहाँ पे विकास के नाम पे लूट होती है। यहाँ लूट होने का कारण है कि आज 15 साल से लगातार मुख्तार अंसारी विधायक चुनाव लड़ता है।
आप चुनाव जीतने विकास के नाम पर केवल अपने जान की हिफाजत की जनता से बात करता है कि आप हमें चुनाव जिताइए और हमारे जान की रक्षा करिए। वोट तो आप ही जनता देती है। हम लोग तो वोट उनको देते नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि जो है उनको वोट देके विधायक बनाती है। आज हमारी 2 मिलें हैं, काटन मिल बंद है, अगर वो चालू होती तो कम से कम 2 लाख आदमी को जीवन मिलता, 2 लाख परिवार के लोगों को रोटी मिलता और उनके बच्चे अच्छा से पढ़ते और शिक्षा उनको अच्छी मिलती। लेकिन इसके बारे में कोई नेता आज तक, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टी के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, लेकिन कोई उस मिल को चालू कराने का काम नहीं किया है। शिक्षा स्तर सबसे खराब है। तो सपा के जो नुमाइंदे हैं यहाँ से, सुजीत जी आपसे जानना चाहेंगे, उस कॉटन मिल जो बंद पड़ी हुई है उनको चलाने के लिए कोई प्रयास वगैरह किया गया? जी, कॉटन मिल चलाने के लिए हमारी सरकार ने हमेशा प्रयासरत रही है, लेकिन जो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव करके उसका पूरा वो करा के केंद्र सरकार को भेज दिया। देखिए कराना होता है तो बगल में चीनी मिल आजमगढ़ की थी, उसको चला दिया, रिकॉर्ड 1 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। चीनी मिल पर कंट्रोल है हमारा, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें केंद्र सरकार का डायरेक्टली हस्तक्षेप है और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के वो कार्य आप नहीं कर सकते हैं। चीनी मिल की बात करते हैं तो घोसी चीनी मिल का आप देख लीजिए, वर्षों से वो चीनी मिल चली आ रही है, हमारी सरकार ने फिर उसको वित्त देकर दोबारा चलाया है और उसमें अलग से इथेनॉल की फैक्ट्री भी बनवाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं। जी आप बताएं, महिला होने के नाते मऊ की क्या स्थिति है, आपके महिला होने के नाते क्या मुद्दे हैं? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। समाजवादी पेंशन है, 1090 हेल्प के लिए है और कन्या विद्याधन भी दिया है शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाई, 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाई। इस तरह हमारी सरकार ने है। कानून व्यवस्था, महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था बताइए, संतुष्ट हैं आप? जी जी बहुत संतुष्ट है, कानून व्यवस्था हमारी सब सही है, महिलाओं का हर काम होता है हमारी पार्टी में। बहुत अच्छी बात है, अगर महिलाएं संतुष्ट है तो एक जो आधी आबादी कही जाती है, आधी आबादी पूरी तरह संतुष्ट है। फिर से एक बार चलेंगे, हम बुनकरों की बात करेंगे। मऊ में आए हैं तो बुनकरों की बात कुछ और होनी चाहिए। बताएं कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, वादे होते हैं, उसके बाद दावे किए जाते हैं, हमने ये किया वो किया, बहुत लोगों ने किया, आप बताएं। बिल्कुल गलत दावे किए जा रहे हैं। एकदम ताज़ा एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि हथकरघा विभाग जिससे पावरलूम अटैच है, 40 करोड़ रुपया आया और सपा के लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दिया और ये भाजपा के लोग उसको खींच लिए केंद्र में। वो 40 करोड़ रुपया आज मुसलमानों के बीच में गया होता, बुनकर के बीच में गया होता तो एक बात बनती, वो पैसा चला गया। और महबूब अली खां इनके जो मंत्री हैं सपा के, वो अब किसी शक्ल से उसको खींच के ला रहे हैं। देखिए क्या हशर होता है उसका। असल में उसमें होता है कि 60% लो 40% खाओ। ठीक है, आप जनता हैं, आपके हाथ में ताकत है, आप विधानसभा चुनाव है, बदलाव आपके हाथ में है। जी आप बताएं। अब देखिए बुनकरों की जहाँ तक अभी बात हुई, बहुत से लोग लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन 2004 में जो 3 में जब हमारे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, बुनकरों की जो है सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। 1500-701 लूम पे बिल आती थी और उसको जो है शहर के चेयरमैन अरशद जमाल साहब की देखरेख में नेता से बात हुई और पासबुक जो है बना। देहात के अंदर जो है 36 रुपया और शहर के अंदर जो है 72 रुपया। ये सबसे बड़ा बुनकरों का काम हुआ और नहीं तो बुनकर जो है आज लूम बिक जाता। और विकास की जहाँ तक बात है, 12 से 17 में समाजवादी पेंशन, बुनकरों के लिए पासबुक और जो है समाजवादी वो लैपटॉप, विद्याधन कौन सी सरकार ने किया है? तमाम दावे हो रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जनता असंतुष्ट क्यों है? नहीं, देखिए लोग असंतुष्ट नहीं है। लोगों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के प्रति इतना रुझान है कि 2017 में सारे के सारे लोग तैयार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखने के लिए। और जो विकास हुए इस क्षेत्र के वो दिख रहे हैं। जनता चौमुखी विकास से खुश है, तत्पर है हमारी पार्टी की पुनः सरकार बनाने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2017 में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ किए होंगे तो जरूर बनेंगे। आप बताएं, जनता असंतुष्ट? यहाँ सपा के 2 विधायक, दोनों विधायक इतने निकम्मे हैं, उस क्षेत्र की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ। बसपा का एक विधायक उसके क्षेत्र में पता करिए, अपने क्षेत्र में जाता ही नहीं हूँ। यहाँ एक अपराधी विधायक, पूरे जिले में विकास पूरी तरह ठप है और जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है, हमारे काम को लोग लेपन करते हैं। फिर आपको लोग हटा क्यों दिए थे 27 साल से? अब जो है जनता समझ गई है इन लोगों के कारनामे को। इन्होंने लैपटॉप शुरू किया, बंद कर दिया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, बंद कर दिया। ये जो है बिजली देना बंद कर दिए। सारे वादे निकम्मे रहे और भाजपा की सरकार
हम 100 दिन में काला धन लाएंगे। मोदी ने झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया और जनता जान गई है कि दिल्ली की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार, दोनों ने जनता को झूठ बोलकर गद्दारी के साथ। आप बताइए, जनता इतनी असंतुष्ट क्यों है? सब लोग काम कर रहे हैं, आपके भी एक प्रतिनिधि यहाँ पे है। सबसे बड़ी, मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे पहले लोग अमन चैन चाहते हैं। जब हम सुरक्षित होंगे तभी हमारे रोजी रोजगार सुरक्षित होंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, हमारी तरक्की होगी। पहले आदमी अपने आप को सुरक्षा चाहता है और हमारी हुकूमत में हर आदमी सुरक्षित था, चाहे वो रात में गया, दिन में गया, उसे कहीं कोई छेड़ने वाला नहीं मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो जनता, हम आपसे भी पूछेंगे, जनता असंतुष्ट क्यों है? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जनता असंतुष्ट इसलिए है, उत्तर प्रदेश में आज 15 वर्ष से सपा बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को खोखला बना दिया है। ये लोग देखिए, ये लोग बोलने नहीं देंगे ना, ये उत्तर प्रदेश को खोखला बना दिया है। उत्तर प्रदेश में आप ईटीवी से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, शहरी क्षेत्रों में जाएं, हर तरफ लूट और भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ समाप्त हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने वो बाजारीकरण किया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश ने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बोर्ड कोलैप्स कर गया है। आज उस बोर्ड में लड़के एडमिशन नहीं लेने को तैयार हैं। अगर एडमिशन लिए, सर्टिफिकेट लिए, तो उनका एडमिशन कहीं अच्छे कॉलेज में होने को नहीं है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी ऐसा एक मंत्री बनाया था जिसको हटाना पड़ा, तो इसलिए उसकी बात न करें। 4 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर दोबारा सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में एक दरखास्त लिखने वाला नौजवान नहीं मिलेगा। स्कूलों की ये हालत है, जो पढ़ाई का स्तर है। मैं समाजवादी पार्टी के भाइयों से कह रहा हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा देश रहेगा, हमारा समाज रहेगा, और तभी हम राजनीति करेंगे। जब हमारा देश रहेगा, हमारा समाज रहेगा। आज एक दरखास्त, आज सुनिए, 80%, 90%, 95% लड़के जो नंबर पा रहे हैं, उनसे एक दरखास्त लिखवा दीजिए। मैं 40 साल से राजनीति करता हूँ, छोड़ दूंगा राजनीति। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा ये प्रदेश बना रहे हैं। आज सड़क बनाते हैं और कल सड़क टूट जाती है। ये कहाँ की? पूरे जिले की सड़क आज बनाते हैं और कल टूट जाते हैं। चलिए, बहरहाल देखिए, जो भी बनारस में, जब गोरखपुर और बनारस में हार्ट बीट प्लांट की सड़कें नहीं थी, कल्पना चावला ने शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप अलीनगर मझौरा मधुबन मार्ग बनाया था। आपने उसे गड्ढे में बदल दिया। आप विकास की बात करते हैं। चलिए, विकास की बात जब होती है तो निश्चित रूप से जनता सब कुछ समझती है, लेकिन कुछ न कुछ तो कारण ऐसा है ही कि जनता फिर से उन्हीं को वोट देती है, उन्हीं को सत्ता में बिठाती है। आज के लिए इतना ही। द स्टेट स्पीक्स जारी रहेगा, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य शहर में।